हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर 1 और 2 भी पढ़ लिया है और क्लास 6 के सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम चैप्टर 3 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स को ये बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लंबी होने की वजह से वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि जो एसएसटी का जो चैप्टर होता है उसमें हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट और हर एक सेंटेंस इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को पढ़कर समझना और पढ़ा कर बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ किसी भी पॉइंट को ये नहीं कहा जा सकता कि इस पॉइंट को हम छोड़ दें, क्योंकि एसएसटी का जो चैप्टर होता है वो एक कहानी की तरह होता है और जब तक पूरी कहानी को ना पढ़ा जाए तब तक चैप्टर जो है समझ में नहीं आता। ये मैथ और साइंस के सब्जेक्ट की तरह तो है नहीं कि फैक्चुअल चीज़ें इसमें दी गई होती है, तो फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ लिया जाए तो इसको पूरा हर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा होता है और इसे पूरे कहानी की तरह समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप भी इसको पूरी कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन उसकी बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, दिल्ली के सुल्तान। तो हमारा ये चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। पहले एक मानचित्र यहाँ पर दिया गया, उसको देख लेते हैं कि 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। तो ये मानचित्र में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ फिरोजाबाद दिख रहा होगा आपको, है ना, फिरोजाबाद है। इसके साथ फिरोज शाह कोटला यहाँ दिया गया है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, हाजी सुल्तानी, यहाँ कुतुब मीनार है, दहलिए कोहना, जहाँपना, हौज खास, ये सभी जगह यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने अध्याय में दो में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, यानी कि 12वीं शताब्दी से पहले जो है दिल्ली कोई इम्पोर्टेंट सिटी नहीं था, है ना, महत्वपूर्ण शहर नहीं था। 12वीं सदी के बाद ही ये एक महत्वपूर्ण शहर बन पाया। ठीक है, तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले यह तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं शताब्दी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तो तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे दिल्ली में, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो देहलीवाल क्या है? देहलीवाल सिक्के की एक मतलब सिक्के हैं वो। ठीक है, देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे, है ना, फेमस और प्रसिद्ध थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है। तो तालिका 1 यहाँ पर दिया गया है। पहले ये जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ लेते हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इस सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहलिए कोहना, सिरी और जहाँपना को पहचानिए। तो मानचित्र हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब आइए तालिका को देख लेते हैं। तालिका में क्या दिया गया है? दिल्ली के शासक। इस तालिका में दिल्ली के शासकों के बारे में दिया गया है कि किस शासनकाल के बाद किसका शासनकाल आया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है राजपूत वंश। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है राजपूत वंश। ठीक है, यहाँ पर है तोमर अनंगपाल। तो तोमर शासक जो अनंगपाल थे उनका 1130 से 1145 ईस्वी तक यहाँ पर शासन चला। फिर उसके बाद है चौहान वंश का आ गया शासन 1165 से 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इम्पोर्टेंट चौहान शासक थे। सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। इनका शासनकाल 1175 से 1192। फिर है प्रारंभिक तुर्की शासक। उसके बाद तुर्की शासकों का यहाँ पर नियंत्रण होना स्टार्ट हो गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1210 से 1236। फिर रजिया सुल्तान है ना, पहली महिला शासक जो रही, वो 1236 से 1240। फिर गयासुद्दीन बलबन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसका शासन 1266 से 1287 तक रहा। ये है प्रारंभिक तुर्की शासक के अंतर्गत, ये सभी जितने हैं प्रारंभिक तुर्की शासक के अंतर्गत आते थे। फिर इसके बाद वंश की स्थापना हो गई यहाँ पर। खलजी वंश आया 1290 से 1320 तक, जिसमें जलालुद्दीन खलजी है, अलाउद्दीन खलजी है। फिर तुगलक वंश, ठीक है, खलजी वंश के बाद आ जाता है तुगलक वंश। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 से 1440 तक चला। फिर है सैयद वंश, इसमें खिज्र खां का नाम आता है, जिसका सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक। फिर है लोदी वंश, इसका शासनकाल 1451 से 1526 तक। अब आगे दिया हुआ है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला, तो स्थापत्य कला के बारे में मैंने बताया था कि स्थापत्य कला है क्या, तो भवन निर्माण कला को स्थापत्य कला कहा जाता है। सिक्कों और स्थापत्य कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख या फिर तवारीख, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, इन सभी से दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सिक्कों और जो भी लिखित दस्तावेज हैं उनके बारे में। चित्र 1 में पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण दिए गए हैं, तो ये 4 चरण आप चित्र में देख सकते हैं। कागज़ तैयार करना पहला चरण है, दूसरा चरण है लेखन कार्य, तीसरा महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था, है ना, हाईलाइट करने के लिए उसको, वर्ड को यानी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका उपयोग किया जाता था। फिर लास्ट में जो चौथा चरण है, जिल्द तैयार किया जाता था। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब न्याय चक्र क्या है, न्याय चक्र के बारे में यहाँ पर समझिए। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना जी नहीं सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। राजा का काम जो है राजस्व के बिना नहीं चल सकता, और राजस्व किसानों से मिलता है, और किसान राजस्व तभी देंगे जब वो खुशहाल होंगे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें, ठीक है। तवारीखों के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। जो तवारीख के लेखक थे वो दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारा इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं थे। जो तवारीख के लेखक थे उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि वे कुछ ऐसी बातें करते थे जो न्याय सम्मत नहीं था। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला सुल्तान थी, वो सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो मिन्हाज सिराज ने यह स्वीकार किया था कि वो सबसे योग्य शासक थे, अपने भाइयों से भी ज़्यादा योग्य थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो एक स्त्री को, है ना, शासक के रूप में वो मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, ठीक है। तो वो एक महिला प्रशासक को उस समय स्वीकार वो लोग नहीं कर पा रहे थे और नहीं करते थे, इस वजह से उनको हटा दिया गया। जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, तो इसी को कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार। अब लिंग भेद क्या है? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी
आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ मानना ही लिंग भेद है। अब रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार क्या थे? ठीक है, मिनहाज सिराज ने रजिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना था कि स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र के किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। किसी समय में वहाँ काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की राजधानी रुद्रमा देवी, ठीक है, तो रुद्रमा देवी का शासनकाल था 1262 से 1289 89 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसका शासनकाल 980 से 1003 तक रहा। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है, दीदी से उनका नाम दिद्दा पड़ा। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया रहा होगा। तो इतिहास में कुछ इस तरह के जो हैं महिला शासक हुए हैं। अब है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार अब पढ़ते हैं। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो गैरिसन शहर क्या होता है, फिर गैरिसन शहर से साम्राज्य कैसे बनता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर दिल्ली के कुछ इन राजवंशों और जगहों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप पॉज करके इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। भीतरी प्रदेश क्या होता है? किसी शहर का बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे इलाके जो शहर या बंदरगाह के आसपास के जो इलाके होते हैं, जो है ना वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, उन प्रदेशों को भीतरी प्रदेश कहते हैं। और गैरिसन प्रदेश किसको कहते हैं? गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। तो ऐसे जगह जहाँ जो किलेबंदी होती थी जहाँ की, और जहाँ पर सैनिक रहते थे, उसे गैरिसन शहर कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको पॉइंट बना करके याद रखिएगा, नोट्स भी बना करके रखिएगा। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों का उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। कब? 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको ऐसे लूटमार पर ही आश्रित रहना पड़ता था, यानी पूरी तरह से उनका नियंत्रण आंतरिक यानी कि भीतरी प्रदेशों में नहीं होता था। तो भीतरी प्रदेश क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि जहाँ से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होती है उसको भीतरी प्रदेश कहते हैं। तो ऐसे पूरे प्रदेश पर शुरुआती जो दिल्ली के शासक थे उनका कब्जा नहीं होता था। ठीक है, अब है दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो दूर के शहर जैसे कि बंगाल है ना और सिंध के जो गैरिसन शहर थे ऐसे का नियंत्रण बहुत ही कठिन होता था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, संपर्क टूट जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप याद रखिएगा। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे और मोहम्मद तुगलक कौन थे। ठीक है, अब है सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले उसका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो अपने कब्जे में लेने के लिए जो सल्तनत की जो भीतरी सीमा है उसमें अभियान चला, जंगलों का सफाया किया गया और वहाँ रहने वाले जो संग्राहक शिकारी लोग थे उनको भगा दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, किसानों को देकर वहाँ कृषि कार्य करवाने लगे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ।
तो दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी जो सीमा है उस पर भी हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए, दक्षिण भारत में अपने सैनिक भेजे गए और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके शासनकाल में ये अपने चरम सीमा पर पहुँच गया ये अभियान। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लिए। दिल्ली शहर की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्य के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ ये जो दिल्ली मेन पॉइंट है और यहाँ से इन जगहों पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य अभियान यहाँ पर भेजे गए। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान, ये जो हम लोगों ने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत अभियान था, ठीक है। दिल्ली से गुजरात, चित्तौड़, यहाँ रणथंभौर, कड़ा, देवगिरी, इन सभी जगहों पर, द्वार समुद्र, इन सभी जगहों पर सैन्य अभियान प्रारंभ किए गए इन क्षेत्रों को जीतने के लिए। अब है 12वीं सदी के, यहाँ कुछ चित्र दिया गया है उसके बारे में पढ़ लीजिए। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा, ये जो जामा मस्जिद है, यह जामा मस्जिद दिल्ली की सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहलिए कुहना यानी कि पुराना शहर, देहलिए कुहना का मतलब क्या होता है? पुराना शहर। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। ये जो मीनारें हैं है ना, कुतुब मीनार की ये आसपास के क्षेत्र, और ये जो मीनार हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। तो शुरुआत किसके द्वारा की थी कुतुब मीनार बनने की? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था और कुछ चीज़ें उसमें फिरोज शाह तुगलक द्वारा जोड़ी गई थी। मस्जिद, ठीक है। मस्जिद क्या है? यह अरबी शब्द है। मस्जिद क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते रहते हैं, ठीक है। घुटने और माथा टेक कर सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होता है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष इमाम के रूप में चुना जाता है। सबसे सम्माननीय और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है ना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, ठीक है, इसलिए मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। किबला क्या होता है? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। अब यहाँ दी गई है चित्र 3, ठीक है। चित्र 3 में क्या दिया गया है कि बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहाँपनाह को ढूंढिए। तो ये एक मस्जिद है। अब दिल्ली की सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने के लिए भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंत होने के बोध का प्रबल होना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो मुसलमान भी अनेक भिन्न भिन्न अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे, तो उनके पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए वो मस्जिदों का निर्माण कराते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ मस्जिद दिए गए हैं, जैसे कि मोट की मस्जिद, ये है मोट की मस्जिद, ठीक है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। अब है जमाली की मस्जिद, 1520 के दशक में के आखिरी दिनों में निर्मित इस मस्जिद को जमाली की मस्जिद कहा जाता है। अब है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नज़दीकी से एक नज़र, खलजी और तुगलक वंश ये महत्वपूर्ण वंश रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत होती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर
अनेक विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहते थे। गुलामों तो बंदगा किसे कहा जाता था? गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो जो बंदगा होते थे वो चूंकि उनका कोई परिवार नहीं होता था, इसलिए उनके जो मालिक होते थे वही उनके लिए सब कुछ होते थे और वे अपने मालिक के वफादार भी होते थे। अब है बेटों से बढ़कर गुलाम। ठीक है, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है, तो गुलामों के बारे में यहाँ पर ये बातें दी गई है। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक है, खलजी और तुगलक शासक जो है वो बंदगा पर विश्वास करते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। ठीक है, तो जो बंदगा होते थे, जो गुलाम होते थे, अपने मालिकों के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन जो उनके मालिक हैं, तो मालिकों के जो उत्तराधिकारी हो जाते थे उनके प्रति वो वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, तो जो नए सुल्तान थे वो उनके अपने दूसरे नौकर हो जाते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, तो ये सुल्तान जो मोहम्मद तुगलक थे उनके अधिकारी जन के बारे में यहाँ दिया गया है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नाम के कलाल यानी कि शराब बेचने वाला, फिरोज हज्जाल नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक है, तो वो इलाके क्या इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी की इस कठोर नियम की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें तथा संख्या के अनुसार सैनिक रखें। अब है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों के दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। जैसे जैसे जो दिल्ली के सुल्तान शहरों और दूर इलाकों को अपने कब्जे में लेते रहे, तो वहाँ के जो जमींदार होते थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया और उनको भी बल्कि उनसे कर लेने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन जमींदारों को भी अब कर देना पड़ता था, है ना। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारियों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे, तो उस टाइम 3 तरह के कर होते थे। पहला कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तो सोचिए उस समय जो है, जो किसान जो भी उपजाता था उसका 50% कर के रूप में ले लिया जाता था। फिर दूसरा है मवेशियों पर कर और तीसरा है घरों पर कर।
यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्र के अपने शासन जमा लिया। इन क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक चल पाता था, कुछ ही समय तक रहता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, ये जो इब्न बतूता हैं जो अफ्रीकी देश के जो यात्री थे, उन्होंने बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो जो बांस की समझ लीजिए एक तरह से प्राकृतिक किलेबंदी होती थी। इन जंगलों में रहते हैं जो इसके लिए किले के प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रखते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वे एकत्रित हुए वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। अब चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना यानी कि आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है उस पर हमला किया। ठीक है, चंगेज़ खान के नेतृत्व में। आप लोगों ने चंगेज़ खान का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जो एक बहुत प्रसिद्ध मंगोल योद्धा थे, मंगोल शासक थे। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इससे पहले स्थानीय सेना नहीं रहती थी, तो उसके बाद विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो यहाँ पर दोनों सुल्तानों का अंतर या फिर समानता यहाँ पर कुछ दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए अलाउद्दीन के काल में, 1299 और 1300 में। 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में 2 बार हमले हुए। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। ठीक है, वो उसने मंगोलों को पराजित तो किया, उसके बाद उसने ट्रांसआक्सियाना पर हमले की योजना भी बना दी। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। मानचित्र में इस शहर को ढूंढो। अब नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दहलिए कूना को निवासियों से खाली करवा दिया गया और सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक नया गैरिसन शहर बनाया सैनिकों के लिए। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, गैरिसन शहर बनाने के बदले एक शहर को ही खाली करवा दिया गया, है ना। दहलिए कूना को खाली करवा के उसे ही गैरिसन शहर के रूप में तब्दील कर दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 25% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। तो सैनिकों का पेट भरने के लिए किसानों से वहाँ पर कर इकट्ठा किया गया और इन्होंने क्या किया, सेना को खिलाने के लिए उस इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। तो ये जो थे मोहम्मद तुगलक जो थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जब भी कोई अच्छा काम या अच्छी दिमाग लगा करके कोई सोच जब ये पारित करते थे तो उनके साथ कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाता था। तो जब ये मोहम्मद तुगलक ने जब किसानों में कर बढ़ाने का फैसला किया तो वहाँ अकाल पड़ गया। अब है, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को
इकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपनी आवश्यकता सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, आवश्यकता के सामान जो है, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया गया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा या टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई, जैसे कि आज चलती है सिक्के और नोट। उसी तरह की मुद्रा उस समय भी उन्हें चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोग इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी का सिक्का बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो उन्होंने टोकन मुद्रा जारी तो की, लेकिन उसके डुप्लीकेट यानी नकली पैसे बनने शुरू हो गए, जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, फिर है अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनमें कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। जो सैनिकों को बचाने के लिए है ना लोगों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया, उससे वो लोग बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। जब उसने कर बढ़ाया तो अकाल पड़ गया और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे नकली मुद्रा बनने लगे थे। फिर इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। यानी कि इतनी असफलताओं के बावजूद भी उनकी तारीफ इस बात के लिए करनी चाहिए कि मंगोल एरिया में उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई थी और मंगोल सेना को भी उसने हराया था। जहाँ अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें कि आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर, ये जो शेरशाह सूरी आप लोगों ने सुना होगा, जिनका शासनकाल 1540 से 1545, उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी और परास्त किया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो थे उसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके शासनकाल ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीके अपनाकर उन्हें भी और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, तो किसने? महान सम्राट अकबर ने शेरशाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था, याद रखिएगा। अब है 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। ये अन्यत्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र दिया जाता है वहाँ। 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। ये क्या क्या हैं? 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म के एक समूह को संरक्षण देता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके
उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइट की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइट की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं को दिनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहे जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ बीज शब्द दिया गया है, आप उनको एक बार इस पाठ को पढ़ के